नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर सहित देश के तमाम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। मैदान में धूल चटाने के बाद अब भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए तैयार है। क्या है पूरी तैयारी, इस खबर पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। होगी बात भारत में बैठे पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क पर हो रहे नए खुलासों की भी। दिखाएंगे खबर संभल मस्जिद पर क्या आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। तिरंगा यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों को दी ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी। कहा सैन्य कार्रवाई पर रोक का फैसला द्विपक्षीय। विदेश मंत्री ने हमले से पहले पाक को नहीं दी कोई जानकारी। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से टीएमसी के यूसुफ पठान का नाम वापस लेने को कई दलों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से बचना चाहती है ममता। टीएमसी ने कहा केंद्र के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने की थी धार्मिक स्थानों को ठिकाना बनाने की नापाक हरकत। सेना का खुलासा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर थी ड्रोन और मिसाइल से हमले की साजिश। हमारी सशस्त्र वायु रक्षा प्रणाली ने किया नाकाम। उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। रिवीजन याचिका खारिज। संभल की जिला अदालत में आगे चलेगा सर्वे का मुकदमा। मॉनसून से पहले दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग ने कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा के कई इलाकों के लिए जारी की रेड वार्निंग। राजस्थान, दक्षिण हरियाणा में रहेगा तेज गर्मी का कहर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने के लिए भारत तैयार है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद अनेकों मित्र देशों के जाकर पाकिस्तान की सच्चाई को या कहा जाए झूठ को उजागर करेंगे। सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल में एनडीए और विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होंगे, जिनमें से कुछ दलों का प्रतिनिधित्व विरोधी दलों के सांसद भी कर रहे हैं। इन सभी दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। तो आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पहलगाम में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के तमाम घटनाक्रमों के साथ ही केंद्र सरकार के कूटनीतिक कदमों की जानकारी के लिए सोमवार को संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक हुई। संसदीय समिति का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा इनमें रविशंकर प्रसाद, नवीन जिंदल, प्रणति शिंदे, राजीव शुक्ला, दीपेंद्र हुड्डा, अपराजिता सारंगी, अरुण गोविल, अरविंद सावंत, असदुद्दीन ओवैसी, सागरिका घोष, अभिषेक बनर्जी, सतनाम सिंह संधू, मितेश पटेल, अरविंद सावंत और सुधांशु त्रिवेदी समेत तमाम सांसद शामिल हुए। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्थायी समिति के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव पर विस्तृत जानकारी दी। 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारी कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ
सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सैनिक कार्रवाई पर विराम का फैसला पूर्णतया द्विपक्षीय आधार पर हुआ। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह सवाल भी पूछा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के न्यूक्लियर हमले की कोई जानकारी या धमकी थी। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के कोई न्यूक्लियर हमले की धमकी या जानकारी नहीं थी और यह पूरी तरह से कन्वेंशनल संघर्ष था। ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। समिति की बैठक में विपक्ष की तरफ से विदेश मंत्री के बयान पर सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान को भारत के अटैक से पहले जानकारी दी गई थी। इस पर विदेश सचिव ने साफ तौर पर संसदीय समिति को बताया कि हमने जब 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में हमला किया था, उसके बाद ही पाकिस्तान को ये जानकारी दी थी कि भारत ने उसके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन इसके आगे की सैन्य कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान से जो भी संपर्क हुआ था वो डीजीएमओ लेवल पर हुआ था और वो भी 5 से 7 मई को रात के बाद। विदेश सचिव ने साफ कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान गलत तरीके से पेश किए गए हैं। तुर्की के साथ संबंधों पर बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से तुर्की के साथ भारत के संबंध बीते कई दशकों से अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कैसे रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। विदेश सचिव ने समिति को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी, जिसमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ही नहीं दुनिया ने देश की सेना का पराक्रम देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भी सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री के बयान और सेना के नुकसान को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है। तो विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में रखे गए सांसदों के नामों पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आतंक के खिलाफ लड़ाई के मसले पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन विपक्षी दल राष्ट्रीय एकता के मसले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया और उसकी देश विरोधी मानसिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से दूरी, ममता की कौन सी मजबूरी, टीएमसी के रुख पर बीजेपी का वार, देश के मसले पर भी सियासत जोरदार। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए बने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के रुख को लेकर सियासी घमासान जारी है। सरकार ने इस दल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया था। हालांकि खबर आई है कि टीएमसी उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण से पठान ने भी इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इस पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है और टीएमसी के इस कदम पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया है कि उनकी पार्टी इस मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा ये फैसला उनकी पार्टी करेगी। बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा है कि ममता पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से बचना चाहती हैं। The party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए यूसुफ पठान का नाम विथड्रॉ किया। जैसे पाकिस्तान का खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़े, अपने वोट बैंक बरकरार रखे, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया। देश का सब अपोजिशन पार्टी का एमपी जा रहा है और टीएमसी साबित कर दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टीएमसी सांसद को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल से हटने के लिए मजबूर करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल है और इसे दलीय राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए था। संसद सदस्य भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इससे ये संदेश जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है।
केंद्र की ओर से पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और खास बात है कि इसको लेकर देश के ज्यादातर राजनीतिक दल एकजुट हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि दुनिया को बताना जरूरी है कि भारत शांति का समर्थन करता है और कोई भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और दुनिया को भी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफिंग दी जाएगी। Briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend and the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June, so there's no point arriving there too early. So we are arriving later and leaving later. 7 हिस्सों में बटे इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनिमोई और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के हाथ में है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमला बनाया था, उस पर निशाना साधा था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के आम लोगों, सैन्य ठिकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। सेना ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर बार एक तरीके से ये नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए भारतीय सेना ने। इस बीच सेना ने पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर उसके हमला करने और भारत द्वारा मुंहतोड़ जवाब देने पर भी कई जानकारियां साझा की हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की कलई दुनिया के सामने लगातार फिर से खुलती जा रही है। पाकिस्तान का प्लान गोल्डन टेम्पल हवा में हुआ ध्वस्त। हमारे हथियारों का कमाल, दुश्मन हुआ बेहाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए गए थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खुलासा करते हुए बताया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन से मिसाइल दागे थे। भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाकर बताया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली S-70 एयर डिफेंस गन रहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोककर मार गिराया गया था। सेना का कहना है कि उसने न केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया और सटीक तरीके से नाश किया,
जबकि पाकिस्तानी सेना ने जानकर भारतीय सैन्य ठिकानों और सिविल इलाकों को निशाना बनाया। सेना का कहना है कि वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सेना ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, इसका विकराल रूप अभी सामने आना बाकी है। यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। सेना का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की भी कोशिश की गई, लेकिन वो लगातार नाकाम की गई और भारत की फायरिंग से घबराकर दुश्मन ने पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेना ने कई वीडियो भी जारी कर बताया है कि कैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को घुटनों के बल ला दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की और चीन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पाक के इन हथियारों के भारत ने चिथड़े उड़ा दिए, जिसका सबूत अमृतसर में मौजूद भारतीय जवानों ने दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GT न्यूज। तो किस प्रकार के पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे जिसे भारतीय सैन्य बलों ने ध्वस्त किया, हमारी तैयारी ने उसको एक तरीके से ध्वस्त किया। इसी विषय में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इस पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय करा। उससे पहले आप देखते हैं कि आज विशेष क्या है, क्योंकि नापाक सच को भारत करेगा दुनिया में बेनकाब, क्योंकि भारतीय डेलीगेशन भी पहुंचेगा दुनिया भर में और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। नापाक का जो सच है उसको भारत करेगा दुनिया में बेनकाब। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, सर बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DP पांडे जी, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल पांडे, पहले आपसे, क्योंकि एक नई जानकारी सेना के माध्यम से दी गई है कि साहब कई बार कोशिश की गई हमारे स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने को लेकर, ये क्या सोच दिखाता है? क्योंकि धार्मिक स्थलों को टारगेट करके सिर्फ आप उस पर एक हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या भारतीय ताने बाने को छितर बितर करने की कोशिश या क्या मंसूबा दिखाता है? कैसे इसको आप बताएंगे, इस बात को विस्तार देंगे? देखिए, 16 अप्रैल को आसिम मुनीर जो एक रेडिकल है, उसने बहुत अच्छा एक संदेश दिया अपनी तरफ से, सोचकर कि ये बड़ा अच्छा संदेश है। देश को एक कुछ कम्युनल तरीके से विभाजित करने के लिए कि हम लोग 2 कौम हैं, वो एक कलमा पढ़ करके दूसरा देश बना है और हमारे यहाँ पर हिंदू हैं और हम लोग भिन्न लोग हैं, अलग लोग हैं। उसके बाद में जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहला ठिकाना उसने पुंछ के अंदर बहुत ही टारगेटेड गुरुद्वारा साहब के अंदर किया और शहर के अंदर गुरुद्वारा साहब था। वहां पे गोला गिरना कोई इतना आसान काम नहीं था कि एक आर्टी शेल से वहां पे गिर सके। तो ये जब कार्रवाई उन्होंने इसने इसकी तरफ, अपना स्वर्ण मंदिर की तरफ करी है, तो मैं कोई ज्यादा अचंभित नहीं हूं, क्योंकि ये याद रखिए 2 चीजें थी। एक तो वो चाहता है कि आंतरिक कलह हो, ठीक है, कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हमने डेलिबरेटली प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर कुछ हो जाता तो एक बात ये भी चलती है, और हमारे देश के अंदर दुश्मन की कमी नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है जी। वो एक कलह ये दूसरा तैयार होता है कि देश की आर्मी ने डेलिबरेटली उसको नहीं किया, राइट। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि एक जो गुस्सा होता है वो ये चाहता है कि गुस्सा निकाल करके हम ये जंग के अंदर उसके साथ में जूझ पड़े। उस टाइम पे उसका ये अंदेशा था, उसकी एक मनोवृत्ति है, क्योंकि जो उसका सर्वाइवल है वो सर्वाइवल इस चीज के ऊपर है कि हमारी लड़ाई एक फिजिकल लड़ाई हो, एक आर पार की लड़ाई हो, ताकि उसकी जो एक अहमियत है और पाकिस्तान आर्मी की अहमियत है वो चल सके। उसका एक सर्वाइवल है उस आदमी का। तो जो आदमी अपने देश को तबाह करने के लिए तोड़ा हुआ है वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये बड़ी एक सोची समझी चाल है। ऐसा कोई मुझे, मतलब मैं तो पाकिस्तान के साथ में बहुत हैंडल किया हुआ इन सब चीजों को,
अपने कई पोस्टिंग्स के दौरान और अपॉइंटमेंट्स के दौरान, ये किसी भी हद जा सकता है। बिल्कुल, एक तरीके से किसी हद तक जा सकते हैं और वो एक तरीके से मंसूबा भी वो दिखाता है, लेकिन हमारी तैयारी कितनी पुख्ता थी वो भी दुनिया ने देख लिया है। मिस्टर सज्जनार जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने फैसला लिया कि हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल होगा तमाम मित्र देशों में जाके पाकिस्तान की कलई को खोलेगा और जो सच इस इलाके का है, भारत पाकिस्तान के बीच का जो सच है, वो दुनिया को पता होना चाहिए बेहतरी तरीके से और साथ ही साथ प्रमाण के साथ में। आपको लगता है कि ये जो पहल है, इस पहल के मायने और इसका संदेश और दूरगामी परिणाम आपकी नजर में? मिस्टर सज्जनार जी, बहुत धन्यवाद अरेंद्र, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, जो आपने पहला भी प्रश्न पूछा था, अगर आप मुझे इजाजत दे, बस मैं 2 शब्द उसमें कहूंगा। देखिए, जो मंसूबा था आतंकियों का, जब उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया, 26 निहत्थे लोगों को मार दिया, उसमें 25 हिंदू थे और सभी युवक थे, तो उनको मार दिया और ये पूछकर कि तुम्हारा धर्म क्या है और कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो उनको मार दिया। उनका मंसूबा यही था, जो भारत में कलह होनी चाहिए, जो भी है हिंदू मुस्लिम के बीच में कलह होनी चाहिए, और वो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि न केवल पूरा देश परंतु पूरा कश्मीर उनके साथ, पूरे देश के साथ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और उनका पूरा सबक मिलना चाहिए, और जिनको मारा गया है उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने और भी बहुत किया, जैसे अभी अपने जनरल साहब बता रहे थे, उन्होंने प्रयास किया गुरुद्वारे साहब को वहाँ पर हानि पहुँचाने का, उन्होंने तो यहाँ तक कि चर्च के ऊपर भी किया और फिर दरबार साहब के ऊपर भी किया। तो इसका मतलब ये है, जो वो सब बताना चाहते हैं, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब भारत ने अपने आप किया है जिससे कि उसका आरोप हमारे सिर मढ़ सके। अब दूसरी बात जो आपने ये, और परंतु इसमें ये पूरी तरीके से नाकाम रहे। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा है आर्यन जी, तो उसमें मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद और जब 7 तारीख को हमारा वहां पर हमला हुआ, तो बहुत डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत चलाए हैं, तो और उसका पूरी तरीके से जवाब दिया है भारत ने। परंतु फिर भी अभी थोड़ी सी ये डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी है, मैं कहूंगा, पूरे विश्व में, क्योंकि वो समझते हैं भाई देखिए, ये हमेशा पिछले 40-50 साल से कश्मीर का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान लड़ाई करते रहते हैं, तो ये वही कश्मीर की लड़ाई है, तो हमको उनको बताना चाहिए जो आप रिस्ट्रेंट से, संयम से आप करिए। परंतु हमको उन्हें बताना है जो ये कश्मीर का लड़ाई नहीं है, कश्मीर का जो मुद्दा है वो तो बहुत पहले हमने हल कर दिया 2019 में, जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। अब तो पीओके की बात है। कश्मीर का कोई मुद्दा है, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भारत को कैसे दिया जाए, क्योंकि अवैध तरीके से वो पाकिस्तान ने लिया है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध, और ये भारत जो लड़ाई लड़ रहा है, ये केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, परंतु ये पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। तो पूरे विश्व को भारत के साथ आकर खड़े होना चाहिए, और इस लड़ाई को हमें साथ मिलकर खड़े होना लड़ना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान एक गढ़ है आतंकवाद का। बिल्कुल, और शायद प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं, खत्म करना है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि आखिर कैसे दुनिया भर के आतंकवाद की जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ते। मैं आऊंगा अगले सवाल को, इस बात को लेकर आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार और संपादक ऑर्गेनाइजर के प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये कि देश एकजुट है आतंक के खिलाफ लड़ाई में, देश की राजनीतिक पार्टियों खासकर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े करना विदेश मंत्री के बयान पे, सेना के माध्यम को लेकर, आपको लगता है कि ये वक्त नहीं है इन सब चीजों को लेकर, और हर विषय जिस पे सवाल किए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत बेहतरी से स्पष्टता जग जाहिर है, सामने है, बावजूद उसके राष्ट्रनीति बनाम राजनीति? प्रफुल्ल जी। नरेंद्र, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत में एक परंपरा रही है, जहां तक विदेश नीति और रक्षा नीति की बात है, तो एक हम कंसेंसस की राजनीति करते हैं। अटल जी का मुझे वो याद है संस्मरण, जब उन्होंने, नरसिम्हा राव ने जब उनको चुना यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर पर भूमिका रखने के लिए, जब वो हिंदी में उन्होंने भाषण किया था। भारत की ये परंपरा रही है। 2008 के बाद भी हमने जब डॉजियर तैयार किए थे, उसके बाद भी हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा था। लेकिन मुझे सही में चिंता होने लगी है
अभी जैसे राजनीतिक तौर पर जब ये जो बॉर्डर पर जो फायरिंग है उसको एग्रेसिव पोस्चर्स को रोकने का जब निर्णय हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ डीजीएमओ के बीच में, तो उस समय कांग्रेस ने एक चलाने का प्रयास किया था कि इंदिरा गांधी होना बहुत आसान नहीं है। मैं सही में मानता हूं इंदिरा गांधी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय जो विपक्ष था वो बहुत ही राष्ट्रीय विचारों का राष्ट्रवादी था पक्का और रिस्पॉन्सिबल था। अभी कुछ लोग तो निश्चित रूप से इस डेलीगेशन में जा रहे हैं और वो सरकार की और देश की भूमिका रखेंगे, लेकिन ऐसे बीच में दो जो स्वर हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का जिन्होंने कहा है कि हमारा जो सदस्य है इस पूरे डेलीगेशन में वो नहीं जाएगा, पता नहीं कौन सी मजबूरी है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति है, क्या है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये बार बार जो सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो फाइटर जेट्स को लेकर हो, चाहे वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट किया गया था कि हमारे सारे पायलट सेफली वापस आ गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि जब हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया तो हमने उनके डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया, प्रिसीजन स्ट्राइक करने के बाद उनके रिटेलिएशन से पहले इन्फॉर्म किया। विदेश मंत्री ने भी उसी को दोहराया, लेकिन उसको ये ट्विस्ट दे देना, क्या मतलब इससे क्या हासिल होने वाला है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति और कौन सी सत्ता मिलने वाली है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जब नाजुक समय से देश गुजर रहा हो, जब राष्ट्र नीति की बात करने की सबकी जिम्मेदारी हो, और ये केवल विपक्ष की नहीं, मीडिया की भी, चाहे इंटेलेक्चुअल्स की भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की भी। और ऐसे में ये सवाल खड़ा करने की राजनीति कोई करता है तो मुझे लगता है कि ये सही में चिंता बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो स्कोर करना चाहते हैं और किसके लिए वो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, ये भी अपने आप में समझना होगा। जनरल पांडे, क्योंकि सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक तरीके से थोड़ा सा विराम लगा है, ये सच है, लेकिन अभी तक विराम लगने तक जो भारत की कार्रवाई रही है, क्या बड़ी चीजें हमारी सैन्य क्षमताओं ने स्टैब्लिश कर दी हैं हमारे लिए, हमारे दुश्मन के लिए और दुनिया के लिए भी क्या संदेश दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसने किसी भी चीज को रोकने में एक तरीके से महारत दिखाई है। नहीं आरिंद, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं जी मैं अभी साल भी नहीं हुआ मुझे रिटायर हुए, और 42-42 साल मैंने यूनिफॉर्म में वर्दी में लगाए हैं। ये जो एक चीज है सवाल पूछना, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी राजनीति खेलिए, और राजनीति खेलने का एक समय होता है जब एक सेना देश के बिहाफ पे लड़ रही है, कार्रवाई कर रही है। दो चीजें होती है, एक सेना का मनोबल होता है और एक ऑपरेशन इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जो ऑपरेशन इंफॉर्मेशन है उसको दुश्मन ढूंढ रहा होता है, राइट, और जो एक मनोबल होता है उसमें भी दुश्मन ये निकालने की कोशिश करता है किस प्रकार हम देश की सेना का मनोबल कम करें, देश की सेना का मनोबल कम करें और देश का मनोबल करें। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक सोची समझी एक रणनीति होती है। जब आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, आप ये दोनों चीजों को पूरा करते हैं एक साथ, राइट। कौन सी पार्टी कर रही है मैं ये नहीं चलना चाहता। जब आप मुझे ये बोलते हैं कि आपके साथ में ये हुआ, आपने पहले बता दिया, ये जयशंकर जी ने क्या बोला, ये सब चीजें जब आप कहना शुरू करते हैं तो एक आत्मघात होता है, राइट। हमारी फौज सोचती है यार हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमारे पीछे लोग हमारे पीछे ये बातचीत ऐसे क्यों कर रहे हैं। दूसरा, दुश्मन ये चीज जानकारी हासिल करता है कि इनके पास में क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, मैं अगली बार जब इसको हिट करूं तो मैं कैसे कवर करूं। दूसरा, तो दोनों चीजें आपने एक झटके के अंदर कर दी। एक समय होता है, आप वेट करिए, जब लड़ाई लुड़ी खत्म हो जाएगी, जब ये सब चीजें हो जाएंगी, आपने जिसको नीचे गिराना है। ये राष्ट्र की सिक्योरिटी की बात है। ये 4-5 हजार वोट, 1 लाख 10 लाख वोट की राजनीति नहीं है जहां पे आपने किसी को फ्री में कुछ दे दिया, कुछ कर दिया। ये मैं आपको एक बिल्कुल अपने एक सच्चे फौजी के हिसाब से, मैं कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात नहीं करता हूं, मैं साफ बात कह रहा हूं।
ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर आपने जो कहा कि आप लगभग मोर देन 4 डिकेड्स आपने यूनिफॉर्म में सर्विस दिया, उसी सम्मान की वजह से मैंने आपसे राजनीतिक सवाल पूछने की हिमाकत भी नहीं की, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं आपसे राजनीतिक सवाल करूं, क्योंकि हम सैल्यूट करते हैं आपकी उस सर्विसेज को। लेकिन देश में राजनीति हो रही है और सच बात है कि इस समय इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं और ये अपने आप में जरूरी है। 5 साल 10 साल पहले हम सामने देखते थे और लड़ाई करते थे, हमें कुछ खबर नहीं आती थी, कहीं कहीं कुछ न्यूज़पेपर आ गया तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद में हमने अखबार जी। आज सोशल मीडिया के जरिए हर चीज, जो जवान जहां भी बैठा है वो अपने मोबाइल के ऊपर हर चीज देखता है। बिल्कुल। और ये मनोबल तोड़ जी। और आप जो बात कह रहे हैं सर, मनोबल तोड़ने का मतलब तरीके से बहुत खामियाजा भी हो सकता है और ये बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। थोड़ा वक्त सीमित है, मैं मिस्टर सज्जनार आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि भारत लगातार हर घटना को, दुनिया भर में जब आतंक फैलता है तो पाकिस्तान से कैसे तार जुड़ते हैं, एबटाबाद की घटना हो या फिर 9/11 की बात हो, कुछ भी तमाम चीजें हो, जब हमारा डेलीगेशन जाएगा तो ये दुनिया भर से में हुए आतंक के घटनाक्रमों के सबूत भी हम रखेंगे। एक बार पूरी तरीके से बेनकाब होता दिखाई पड़ेगा पाकिस्तान। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिसे कहा जाता है जो जनता की या लोगों की, गवर्नमेंट्स की, सरकार की जो याददाश्त है वो प्रोवर्बियली बड़ी छोटी होती है। अब वो ये भूल गए हैं, जो अगर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक 1267 कमेटी की जो लिस्ट है जहां पर सभी आतंकियों का ब्यौरा दिया है, उसमें आधे से ज्यादा आतंकी अरेंद्र जी वो पाकिस्तान के हैं जी। आधे से ज्यादा जो गुट हैं, आतंकी गुट विश्व में जिनको प्रोस्क्राइब किया हुआ है, जिनको डेजिग्नेट किया है, वो पाकिस्तान के हैं। आप देख लीजिएगा ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। ये सभी वाले जो 26/11 का अगर अजमल कसाब नहीं मिलता तो वो तो कहते भाई ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वही कहा उन्होंने, परंतु फिर अंत में उनको मानना पड़ा। पुलवामा का भी उनको मानना पड़ा, सभी कुछ उनको मानना पड़ा। तो जो विश्व में जो आतंकी घटना होती है उसका कोई ना कोई तार जाकर पाकिस्तान से जरूर मिलता है और यही उनको पर्दाफाश करना है, पूरी दुनिया के सामने ये लाना है। मालूम है पूरी दुनिया को, परंतु फिर भी एक बारी और याददाश्त दिलानी है, जो ये युद्ध जो है ये आतंक के विरुद्ध युद्ध है और हम सब साथ मिलकर खड़े होंगे तभी हम इसको हरा सकते हैं। अगर अलग अलग गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में हम बढ़ जाएंगे तो फिर इसमें तो फिर आतंक जीत जाएगा और मानवता एक तरीके से हार जाएगी। वक्त थोड़ा सा सीमित है। प्रफुल्ल जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्योंकि जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में जाकर इस बात को रखेगा कि कैसे आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना है, उसके बारे में हमारे देश के कुछ राजनेता कहते हैं साहब ये तो टूरिज्म की तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये भी बयान देश को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल। देखिए, हमने पूरे ऑपरेशन सिंदूर में देखा, आज भी हमने पाकिस्तानी मीडिया में देखा, यही बयानों को पाकिस्तानी मीडिया में यूज किया जा रहा है। इवन नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट को वहां का मीडिया यूज कर रहा है प्रश्न पूछने के लिए भारत को। तो ये क्लियरली दिखाता है माइंडसेट को। लेकिन मैं मानता हूं आर्येंद्र, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है डिप्लोमेटिकली। पूरे के पूरे एजेंडा को रीसेट करने के लिए भारत ने अपना वॉर डॉक्ट्रिन रीडिफाइन किया है। कौन कौन से एक्ट को हम वॉर मानेंगे, हर टेरर एक्ट को हम वॉर मानेंगे। और अभी पूरा का पूरा एजेंडा, यदि टेररिज्म पर विश्व को एक सहमति बनानी है तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन, भारत की भूमिका विश्व में सब जगह पहुंचाना, ये उसकी पूर्व शर्त है। और उस दृष्टि से मैं ये देखता हूं कि पूरे विश्व में आतंकवाद के संबंध में एक सहमति बनने की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकाल के इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे कि संभल में क्या आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु,
कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थित संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, या आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। संभल में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है सिंगल बेंच जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी और उसके बाद यह फैसला आया। हाई कोर्ट ने दाखिल याचिका में 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और उसके बाद यह पूरी सुनवाई हुई और आज यह फैसला आया। मस्जिद कमेटी ने मुकदमे के सुनवाई योग्य होने को ही चुनौती दी थी कि साहब वो वहां पे सुनने योग्य सिविल कोर्ट में नहीं है मामला। हाई कोर्ट ने इस फैसले में अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलता रहेगा और एक तरीके से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नामंजूर कर दिया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या कुछ इसके बाद रिएक्शंस भी आए, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि तिरंगा यात्रा में देश भर में कैसे दिख रहा है जोश, उमंग और उत्साह, राष्ट्रीयता की भावना। इस खबर पर विस्तार से नजर, खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का
गई भैंस पानी में, पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा। बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करें जिन बड़ी खबरों से, तो उसमें विदेश सचिव ने दी संसदीय समिति को जानकारी, किस प्रकार से लगभग 3 घंटे ये बैठक चली, इस खबर पर विस्तार से हमने बात की। साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर प्रति हमले की साजिश पाकिस्तान द्वारा, जिसे भारतीय सैन्य बलों ने तकनीकी महारत के आधार पर नाकाम किया है। तीसरी बड़ी खबर, संभल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में क्या था, कुछ विस्तार से हमने आपको बताया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात तिरंगा यात्रा की करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों की सफलता और पराक्रम को देश भर से परिचित कराने के लिए तिरंगा यात्राओं के आयोजन का सिलसिला लगातार जारी है। देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित हो रही इन यात्राओं में बड़ी संख्या में आम लोग भाग ले रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तमाम बड़े लोग इन यात्राओं में शामिल भी हो रहे हैं। इन यात्राओं में राष्ट्रीय भावना का जोश देखते ही बनता है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक आमो खास देश के वीर सैनिकों के जज्बे को सम्मान देने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा है। राजस्थान के अजमेर में भारतीय सैनिकों के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। ये तिरंगा वाहन रैली ब्यावर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से रवाना होकर केसरगंज, नया बाजार, दरगाह बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए विजय स्मारक पर पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज उसी के तहत इस ऐतिहासिक अजमेर शहर में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें सभी जाति धर्म सभी हैं। महाराष्ट्र के धुले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली गई। सफल केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय सेना की इस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में शहर के ओल्ड आगरा रोड स्थित केंद्रीय महाराज अग्रसेन चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक 1111 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लेकर यात्रा निकाली गई। जोधपुर में रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया।
हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सीनियर समोड से शुरू होकर झुंझुनू के शहीद स्मारक तक पहुंची। जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अलीगढ़ में भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को समर्पित शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सांसद, विधायकगण व अन्य गणमान्य लोगों के अलावा सामाजिक, व्यापारी समुदाय, छात्र व अन्य संगठन शामिल हुए। राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों व सेना की वीरता को नमन किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। तो एक ही बात कर, हम सेना के साथ है, सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य पे वो अभिनंदन और वंदन कर। एमपी के मैहर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। भारत माता की झांकी और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे नागरिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में देश भर में जोश है और यात्राओं में ये दिख भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि जासूसी के नाम पर कैसे था देश भर में फैला हुआ रैकेट, उसकी परतें खोल रही हैं लगातार। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जासूसी के मामले में हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से इस पूरे रैकेट के तार आगे भी कई जगह जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज्योति से पूछताछ में कई अन्य लोगों के द्वारा भी भारत के खिलाफ जासूसी करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, तो कई अन्य लोग अभी भी शक के दायरे में हैं। इनमें से कई लोग पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुके हैं, तो कई लोग भारत के पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों के संपर्क में भी बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में सघनता से जांच कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कई और कड़ियां खुलना बाकी है। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क
एक्शन में जांच एजेंसियां, कई गिरफ्तार, मचा हड़कंप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जहां आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो वहीं देश में असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरका से तारीफ पुत्र हनीफ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नूंह में 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी से एक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले राजाका गांव से जासूसी के आरोप में अरमान नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। एक के बाद एक गिरफ्तारी से जासूसी के किसी बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पकड़े गए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इसमें कितने आदमी शामिल हो, जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तार अब ओडिशा के पुरी से भी जुड़ रहे हैं। इस संबंध में ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की जा रही है। पूरी पुलिस इंक्वायरी कर रही है एंड हम स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और हरियाणा पुलिस के साथ भी संपर्क में है। इंक्वायरी एक बार फिनिश हो जाए तो हम आपके सामने आएंगे। उधर पंजाब पुलिस ने राज्य के सीमावर्ती जिला गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह नामक 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। इन पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेना की आवाजाही तथा महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवाने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल और 30 बोर के 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गुरदासपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मॉड्यूल बस्ट किया जो कि ये 2 लड़के थे, ये पाकिस्तान को हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस लीक करते थे और इन्होंने पंजाब, हिमाचल और J&K से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है, ये इन्होंने वहाँ लीक की थी। उत्तर प्रदेश ATS ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रामपुर निवासी शहजाद पुत्र अब्दुल बहाब के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि वह ISI के एजेंट से लगातार संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा की हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद से देश भर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है। ज्योति मल्होत्रा को हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था। वह कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन की यात्रा कर चुकी हैं। वह पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में थी। इस बीच 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उनके इंस्टाग्राम पर 1.31 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ज्योति मल्होत्रा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं। जांच में पता चला कि उसने 2023 में कमीशन एजेंटों के माध्यम से वीजा प्राप्त कर पाकिस्तान की यात्रा की थी। वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी, जिसे हाल ही में भारत से निष्कासित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मानसून की दस्तक से पहले ही दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर बारिश होना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा के कई इलाकों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, दक्षिण हरियाणा में तेज गर्मी का कहर भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से रहेगा मौसम का मिजाज, आप देखिए इस खबर को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती हवाओं और मानसून पूर्व गतिविधियों के प्रभाव से कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जल भराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे प्रदेश में बेहतर व्यवस्था का दावा करती नजर आ रही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और मयिलादुथुरई सहित कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे क्षेत्र में तापमान में गिरावट आई। इस बीच मुंबई में एक और बारिश वाला हफ्ता आने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में मुंबई और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में गरज के साथ भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज हवाओं की संभावना है। कुछ जिलों में भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दिन उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज गर्मी का कहर जारी है। इस बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और अंडमान सागर के शेष भागों तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों पर आगे बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।